अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा आज का पहला लेक्चर है। और ये पहला लेक्चर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम स्टार्ट ले रहे हैं और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। अगर सिंपल में बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। बहरहाल इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या कुछ सीखेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग ये सीख पाएंगे कि किस तरह हम कंघे को बालों में रब करते हैं और वो छोटे कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लग जाता है। इसमें आप ये भी सीखेंगे किस तरह आप फोटोकॉपिंग मशीन के ज़रिए एक प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें आप ये भी सीखेंगे कि किस तरह आपके कमरों के पंखे जो हैं वो कैपेसिटर लगाने से चल सकते हैं, यानी उनकी जो इनिशियल पुश है वो किस तरह कैपेसिटर उनको प्रोवाइड कर सकता है। इसके अंदर आप ये भी सीखेंगे कि जिस तरह ये देखें आपको नज़र आ रहा है इसमें कि एक पानी को नीचे अगर हम लेकर आएँ तो पानी का रास्ता कैसे मुड़ गया, वो अपने रास्ते से कैसे हट गया है। इसके अंदर आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये भी सीख सकते हैं कि किस तरह आप कार के ऊपर स्प्रे पेंटिंग कर सकते हैं। एनी हाउ ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम इस चैप्टर की बेसिक पढ़ेंगे और इस बेसिक पर मैंने 3 लेक्चर बनाने हैं और वो 3 लेक्चर चार्ज के मुतालिक होंगे। तो आज का जो अभी हमारा लेक्चर है चार्ज का, ये जिन जिन कंटेंट्स पर मुश्तमिल है वो कंटेंट्स हैं हमारे पास। चार्ज क्या होता है, चार्ज की देखेंगे डेफिनेशन क्या है, चार्ज होता क्या है, क्या इसको डिफाइन किया जा सकता है या ये एक प्रॉपर्टी है। फिर हम ये देखेंगे कि फोर्सेस की कितनी टाइप्स होती हैं और ये भी देखेंगे कि ये किस किस्म की इसके अंदर फोर्स है चार्जेस के दरमियान जिसने आपको मुझे इस पूरी कायनात को एक जगह जोड़ के रखा हुआ है। अगर ये फोर्स ना होती तो हम फट जाते। यही वो फोर्स है जिसने एटम और यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक अट्रैक्शन मेंटेन की हुई है। अगर ये फोर्स ना होती तो न्यूक्लियस काफ़ी परे हट जाता, एटम का वजूद ना होता, न्यूक्लियस अलग होता, इलेक्ट्रॉन अलग होता। फिर हम इसमें ये देखेंगे कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, बेस है, ड्राइव्ड है। अगर ये बेस क्वांटिटी है तो क्यों है, अगर ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो क्यों है, अगर इसको ड्राइव्ड क्वांटिटी में क्यों रखा जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि इसके यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसा यूनिट्स क्या हैं, सीजीएस यूनिट क्या हैं। और सबसे अहम पॉइंट कि इस चैप्टर के अंदर हम इन 3 कंटेंट में विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू जितनी भी पॉसिबल प्रैक्टिस हो सकेगी वो करेंगे। ठीक हो गया, तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि चार्ज क्या होता है जी। देखें, अगर मैं कहूं कि डिफाइन चार्ज तो क्या होगी डेफिनेशन चार्ज की। नो वन नो, कोई भी नहीं जानता। चार्ज की डेफिनेशन आज तक साइंसदान बता ही नहीं सके। अच्छा, अब चार्ज की डेफिनेशन पता नहीं लगी तो बच्चा सवाल करता है कि सर चार्ज की डेफिनेशन क्यों नहीं पता लगी, साइंस इतनी एडवांस हो चुका है तो चार्ज की डेफिनेशन आज तक नहीं बता पाई। तो देखें बच्चों, बात सिंपल ये है कि ज़रूरी नहीं है कि साइंस एडवांस हो जाए तो उसको हर चीज़ पता लग जाए। साइंस के बहुत से फिनोमेना इस वक्त हैं जिसमें से मैं चंद एक बता देता हूँ। अगर हम बात करें कि अगर एक मैग्नेट लें, उसको जितना मर्जी काटते चले जाएं तो उसके हर टुकड़े में नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करेंगे। तो साइंस आज तक तो ये भी नहीं बता पाई कि ऐसा क्यों होता है कि जितना मर्जी उनको करें उनके मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। इसी तरह और भी बहुत सी बातें हैं। अगर हम हायर लेवल की बात कर लें तो साइंसदान आज तक डिटेल में ये नहीं बता पाए कि ब्लैक मैटर क्या होता है, ब्लैक एनर्जी क्या हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में डार्क मैटर क्या होता है, डार्क एनर्जी क्या होती है। साइंसदान आज तक तो ये भी नहीं बता पाए कि सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन को मज़ीद तोड़ा जा सकता है। मुमकिन है, आज तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है। मुमकिन आने वाले सालों में सर्न में सब एटॉमिक पार्टिकल पर यानी सब एटॉमिक पार्टिकल में एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये भी पता लग जाए कि इलेक्ट्रॉन को भी मज़ीद डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन हमें फ़िलहाल जो जो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं उसके मुताबिक उसी को मान के ही ऐसे चलना है। एनी हाउ, अभी तक आप ये याद रखें कि चार्ज की कोई डेफिनेशन फ़िलहाल नहीं बता पाए। हाँ, अलबत्ता चार्ज होता क्या है, चार्ज एक भाई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चनेबल ना हो, मतलब कि ये इसकी ज़ात का हिस्सा हो, यानी कि इसके ऊपर कोई सवाल ना किया जा सके, ये एज इट इज़ मौजूद है, जैसी थी वैसी मौजूद है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती क्या है? ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, यानी कि मादे की, यानी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसी करैक्टरिस्टिक्स की वजह से एक मादा अपने एक मादे का पार्टिकल किसी दूसरे मादे के पार्टिकल पर फोर्स लगाता है।
सपोज मैं मिसाल लेता हूँ, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक मैटर है और उसके साथ ये जो मैटर है ये बहुत से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सपोज मैंने ये चंद एक पार्टिकल्स बना दिए, ये पार्टिकल आ गए। सिमिलरली मैं एक और मैटर ले लेता हूँ और इसके ये पार्टिकल ले लिए मैंने, और ये पार्टिकल्स आपस में अवेलेबल हैं। इनके पार्टिकल्स आपस में जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? चार्ज होता है। मीन के चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये जो फोर्स लगा रहे हैं किस टाइप की फोर्स है, इस फोर्स का नाम क्या होता है, ये किस टाइप की फोर्स है? तो देखें भाई स्टूडेंट्स, देखिए हमने आज तक जो जो फोर्सेस पढ़ी हैं मैं उनको सरसरी सा रिव्यू दे देता हूँ। हमने आज तक ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी जो कि किसके दरमियान होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेस के दरमियान होती है, यानी कि दो मैस पड़े हैं, सपोज ये दो पॉइंटर हैं, इनके दरमियान जो फोर्स लग रही है ये फोर्स हमारे पास क्या है जी? ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। सिमिलरली आप लोग आज तक ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान होती है। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आज जो हमारा टॉपिक है या इससे आने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा वो भी इसी के मुतालिक है। चार्ज यानी कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लगती है वो किसकी वजह से है? वो कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। एनी हाउ उसके बाद एक और किस्म की फोर्स भी होती है जिसमें हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स, और ये किसके दरमियान होती है? ये मैग्नेट एक्सर्ट करता है फोर्स। सिमिलरली एक और फोर्स भी होती है जिसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्स किसके दरमियान लगती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स की अगर हम बात करें तो जिस तरह एक हमारे पास एक एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। अब ये इसमें न्यूक्लियस के अंदर अंदर कौन सी चीज़ें हैं? एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को आपस में जो फोर्स थाम बांध के रखती है न्यूक्लियस के अंदर अंदर, ये यूं कहा जा सकता है कि जैसे न्यूक्लियस के अंदर बहुत से प्रोटॉन्स मौजूद हैं और हर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस की रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस फट क्यों नहीं जाता? आखिर क्या वजह है? असल में इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जो इनको थाम के रखती है। सिमिलरली हमारे पास एक लास्ट टाइप की फोर्स भी होती है और उस लास्ट टाइप की फोर्स का नाम होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या होता है? इस वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट खुद ब खुद अपने अंदर से रेडिएशंस इमिट करते हैं, जिसमें अल्फा बीटा गामा डीके की बात करते हैं। ये सारे किसकी वजह से? वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। एनी हाउ हमारे इस चैप्टर में जो फोर्स एक्सर्ट करेगी उस फोर्स का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं। एनी हाउ हम इस चैप्टर के अंदर इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे डिस्कशन करेंगे। आगे चल के कूलम लॉ में इस इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि चार्ज, सेकंड नंबर पर हमने ये देखना है कि चार्ज क्वांटिटी कौन सी है, आइदर चार्ज इज बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर हमने ये देखना है कि चार्ज के यूनिट्स कौन कौन से हैं, एसआई यूनिट्स कौन से हैं और सीजीएस यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो अगर सिंपल सी मैं बात करूं तो इसके अंदर देखें, अगर सिंपल सी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि चार्ज, सबसे पहला पॉइंट कि चार्ज जो है, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब सवाल ये है कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी टाइप की होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, एक होती है बेस क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब चार्ज कौन सी क्वांटिटी है फिजिकल में से? आइदर इट इज बेस क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी। देखें भाई, चार्ज जो है ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। समझ आ गई बात? अब बच्चों का सवाल ये होता है कि भाई चार्ज ड्राइव्ड क्यों है, बेस क्यों नहीं है? जबकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि 7 बेस क्वांटिटीज में डेफिनेशन ये है कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी और को डिफाइन तो कर सके लेकिन खुद किसी से डिफाइन ना हो। तो बच्चे कहते हैं कि ये हमारे पास एक फार्मूला है, I इज इक्वल टू Q/T। ठीक हो गया। अब चार्ज किसी करंट को डिफाइन कर रहे हैं लेकिन ये खुद किसी चीज़ से डिफाइन नहीं हो रहा, इस वजह से हम चार्ज को बेस मान लें, ड्राइव्ड ना माने, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि हमने इस करंट को
बेस क्यों माना हुआ है, चार्ज को बेस क्यों नहीं माना हुआ। तो देखें भाई, इसके अंदर जो सबसे अहम पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर उस क्वांटिटी को बेस मान लें जो कि फंडामेंटल हो। हमें फंडामेंटल की कुछ डेफिनेशंस भी करनी है कि बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है। तो देखें, सिंपल सी बात है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी में वो क्वांटिटी रखी जाए जो सिंपल भी हो और उसको डायरेक्टली किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा सके। अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट को सिंपली मैं एम मीटर से मेजर कर सकता हूं, जबकि अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज को मेजर करने के लिए फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है जो इस चार्ज को डायरेक्टली मेजर करके दे दे। इसका मतलब इसको मेजर करना हमारे लिए मुश्किल है, जिस वजह से हम इसको बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी का हिस्सा नहीं बनाते, बल्कि हम इसको ड्राइव्ड क्वांटिटी का हिस्सा बनाते हैं, जबकि करंट को बेस क्वांटिटी का हिस्सा बनाते हैं। फिलहाल हमें इतना याद रखना है कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्लियर हो गई बात ये। सिमिलरली अगर हम इनके यूनिट्स की बात कर लें तो ये जो कौन सा यूनिट है, ये हमारे पास अगेन चूंकि ये क्वांटिटी है ड्राइव्ड, सिमिलरली यूनिट कौन सा होगा, यूनिट भी ड्राइव्ड होगा। और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट कोलम्ब है। लेकिन इस कोलम्ब, ये कोलम्ब कौन सा यूनिट है। जब हम बात करते हैं यूनिट्स की तो यूनिट्स यानी कि मोस्टली हम दो यूनिट्स की बात कर रहे होते हैं। पहले नंबर पे हम कहते हैं कि इसके अंदर एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और दूसरे नंबर पर हम कहते हैं सीजीएस यूनिट। वैसे एक एमकेएस यूनिट भी होता है, लेकिन वो तकरीबन एसआई यूनिट से मिलता जुलता है, इसलिए हम उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर मोस्ट केसेस के अंदर एसआई और सीजीएस यूनिट्स भी देखते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो चार्ज की यूनिट क्या होगा, चार्ज की यूनिट होगा कोलम्ब। ठीक हो गया। और उस कॉलम को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि Q इज इक्वल टू ए टी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टी को आप इस साइड लेकर चले जाएं, करंट का यूनिट एम्पेयर है तो एम्पेयर सेकंड आ जाएगा, ए टी से मुराद एम्पेयर सेकंड हो गया, तो करंट का यूनिट हो गया कोलम्ब। जबकि अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं तो सीजीएस सिस्टम में करंट का यूनिट क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में करंट का यूनिट ईएसयू होता है। ईएसयू का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको स्टैट यूनिट भी कहते हैं। स्टैट यूनिट भी अक्सर बुक्स में लिखा हुआ नजर आता है। इसका सीजीएस यूनिट स्टैट यूनिट है, जबकि इसका एसआई यूनिट कोलम्ब है। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है कि इसके अंदर जो चार्ज है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर, मिनिमम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एसआई सिस्टम के मुताबिक, जो कि मिल्कॉन्स आयल मेथड के जरिए हम आगे आके पढ़ेंगे, और मिनिमम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1e इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम्ब। ठीक हो गया। यानी कि अगर हम कोलम्ब की शेप में मिनिमम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसकी वैल्यू ये है। इसके बरक्स अब अगर मैं बात करूं कि सीजीएस सिस्टम में मिनिमम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1e इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, ये तो था इनके दरमियान बेसिक सा डिफरेंस। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक कोलम्ब और सीजीएस, इनके दरमियान बेसिक रिलेशन क्या होता है। अगर हम बात करें तो 1 कोलम्ब किसके बराबर होता है, 1 कोलम्ब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। याद रख लें कितने के बराबर है जी, 1 कोलम्ब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻9 ESU के बराबर है। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, अब उसके बाद फिर अगर हम बात करें इनके रिलेशन, इसमें देखा जाए तो एक कोलम्ब इतने ESU से मिलकर बन रहा है। क्या मतलब है इसका, अगर हम थोड़ा सा इसको फील करें, क्या फीलिंग क्या आ रही है, देखें फील करें अगर हम इसको, तो फील करने से मुझे नजर आ रहा है कि एक कोलम्ब को इतना छोटा चार्ज नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा चार्ज है। कितना, 3 के आगे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 9 जीरोज लगाने पड़ेंगे। ये 9 जीरोज में लगा रहा हूं, तो ये इतनी बड़ी वैल्यू है, यानी इतने ESU मिलकर एक कोलम्ब बना रहे हैं। तो पता लगा कि कोलम्ब इज बिग यूनिट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज स्मॉलर यूनिट, ये छोटा यूनिट है। ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मली कोलम्ब चूंकि एक बड़ा यूनिट है, तो क्या इसके कोई और भी छोटे यूनिट होते हैं, यस,
इसके और भी छोटे यूनिट हैं। इसके और छोटे यूनिट कौन कौन से हैं? इसका माइक्रो कोलम्ब इसका एक छोटा यूनिट है जिसको हम कहते हैं 10⁻⁻⁶ कोलम्ब। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो इसके और भी नैनो कोलम्ब भी इसका एक छोटा यूनिट है जो कि 10⁻⁹ कोलम्ब के बराबर होता है। ठीक है जी। तो ये तो बात होगी हमारे पास यूनिट्स की। बिगर यूनिट्स की डिस्कशन भी कर ली, एसआई यूनिट भी देख लिया, सीजीएस यूनिट भी देख लिया, और उसके बाद उनके स्मॉलर यूनिट इन केस ऑफ एसआई सिस्टम भी देख लिए जो कि माइक्रो कोलम्ब या नैनो कोलम्ब भी होते हैं। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि एक कोलम्ब के, बल्कि नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि इनकी रेशो, एक एमसीक्यू आ जाती है। वो एमसीक्यू क्या होती है? उस एमसीक्यू में वो आपको कहते हैं कि व्हाट इज द रेशो ऑफ, नेक्स्ट एमसीक्यू की डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ से एक एमसीक्यू बनती है और वो एमसीक्यू ये होती है जी कि रेशो ऑफ ESU टू कोलम्ब इज इक्वल टू। तो याद रख लें स्टूडेंट्स कि इनकी अगर हम रेशो निकालें तो सिंपल इसकी रेशो हमारे पास निकलती है स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁸ डेसीमीटर पर सेकंड के बराबर होती है। ये एमसीक्यू याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि द रेशो ऑफ ESU टू कोलम्ब, ये यूँ कहा जाए कि द रेशो ऑफ CGS सिस्टम, द रेशो ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज इन CGS सिस्टम टू द यूनिट ऑफ चार्ज इन SI सिस्टम इज इक्वल टू, तो वो स्पीड ऑफ लाइट डेसीमीटर पर सेकंड के बराबर होती है। क्लियर हो गई बात ही। अच्छा, उसके बाद फिर एक और एमसीक्यू यहाँ से आती है, और वो एमसीक्यू हमारे पास क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आती है कि एक कॉलम में कितने चार्ज पाए जाते हैं। तो देखें भाई स्टूडेंट्स, एक कॉलम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये इसको हम आगे जाके देखेंगे इसी टॉपिक के अंदर ही, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखेंगे। फिलहाल के लिए इसको इतना याद रख लें कि इतने चार्जेस होते हैं। इसको भी हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे कि ये कोलम्ब, इसका मतलब क्या है, इसकी फीलिंग देखेंगे कि आखिर ये कितनी बड़ी वैल्यू है। जब हम कहते हैं कि किसी बॉडी पे एक कूलम्ब चार्ज है तो आखिर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या गेन हुए होते हैं या लॉस हुए होते हैं, ये भी हम उसके अंदर देखेंगे। ठीक हो गया। तो ये अभी तक हमने देख लिया इसके, यानी कि चार्ज को भी स्टडी कर लिया हमने, उसके बाद क्वांटिटी को भी स्टडी कर लिया हमने, और उसके बाद फिर हमने यूनिट को भी स्टडी कर लिया। अब उसके बाद इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेता हूँ कि हम इसके अंदर ये भी देख लेते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होंगी, डायमेंशंस ऑफ चार्ज। अगर चार्ज की डायमेंशन निकाले जाएं तो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी। तो इसी फार्मूले को मैं रिपीट कर रहा हूं। ये फार्मूला क्या है हमारे पास, Q इज इक्वल टू AS। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालना चाहूं तो Q की डायमेंशन, इसी तरह A की डायमेंशन, और इसी तरह S की डायमेंशन। तो इसको सिंपली हम यूं भी लिख सकते हैं, एम्पेयर की डायमेंशन A ही होती है जबकि इसकी कैपिटल T होती है। तो ये सिंपल इसको यूं लिखा जा सकता है, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं m⁻⁴ l⁻⁴ TA। अगर यूं लिखा हुआ आ जाए ये भी चार्ज की डायमेंशन होगी, और अगर ऊपर इस तरह लिखा हुआ नजर आ जाए ये भी चार्ज की डायमेंशन होगी। ठीक हो गई बात ये। तो ये तो था हमारे पास कि चार्ज की यूनिट्स, डायमेंशन, हर चीज़ हमने